गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक के बारे में। वो नया टॉपिक है हमारा आज का। जो कल का लेक्चर हमारा जो भी बाकी था वो क्या है, तो इंड्यूस म्यूटेशंस के बारे में हम क्या करेंगे, तो डिस्कस गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करने वाले हैं। वेलकम है आपका आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अभी तक हम क्या डिस्कस किए हैं, तो अभी तक हम डिस्कस किए पर्टिकुलरली लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था, और जो कल का हमारा जो रिमेनिंग लेक्चर था वो इंड्यूस म्यूटेशन है। 11 बजे जो शेड्यूल है हमारा, उस शेड्यूल के हिसाब से विशाल सर का इम्यूनोलॉजी का लेक्चर होगा ही होगा, लेकिन हाँ, जो कल का लेक्चर मिसिंग था उसके बारे में मैं इंड्यूस म्यूटेशंस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको। मेगा गुड मॉर्निंग, नम्रता गुड मॉर्निंग, विशाल सर गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इंड्यूस म्यूटेशन नाम का टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं कि इंड्यूस म्यूटेशंस। अब जो इंड्यूस म्यूटेशंस है, उन इंड्यूस म्यूटेशंस के अंदर कई सारे जो भी है, इंड्यूस म्यूटेशंस के बारे में कहा ही जाता है कि these mutations are happen these mutations are happens in presence of known एक्सटर्नल म्यूटाजन। किसी नॉन एक्सटर्नल म्यूटाजन की प्रेजेंस के अंदर या नॉन एक्सटर्नल फैक्टर की प्रेजेंस के अंदर जो म्यूटेशन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इंड्यूस म्यूटेशंस, उस इंड्यूस म्यूटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नॉन एक्सटर्नल म्यूटाजन कई सारे डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, निशा गुड मॉर्निंग, निशा, पूनम, तेजी, प्रभेश बायोलॉजी, निशी मिश्रा, देबाशीष, कृतिका, तुलस्वी देवी, पिका, उदित, रोही, विशाल यादव, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, वेलकम है आप सब लोगों का। तो इंड्यूस म्यूटेशंस क्या है, तो इंड्यूस म्यूटेशन बहुत सिंपल सा और जो बहुत छोटा सा टॉपिक है। इंड्यूस म्यूटेशंस का मतलब है दीज आर म्यूटेशंस जो कि किसी एक बाहर की तरफ नॉन एक्सटर्नल म्यूटाजन प्रेजेंट है, और उस नॉन एक्सटर्नल म्यूटाजन की प्रेजेंस की वजह से, किसी बाहर की तरफ एक नॉन एक्सटर्नल म्यूटाजन है और उसकी प्रेजेंस की वजह से जो होने वाले म्यूटेशंस, उन म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं, तो पर्टिकुलरली इंड्यूस म्यूटेशंस कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इंड्यूस म्यूटेशंस जो भी है होते हैं, तो इंड्यूस म्यूटेशंस होने के पीछे के रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंड्यूस म्यूटेशंस, और इंड्यूस म्यूटेशंस कौन करा सकता है। तो जो भी कई सारे डिफरेंट तरीके के म्यूटाजेंस है, और म्यूटाजेंस जो भी है जो कि क्या करा सकते हैं, तो म्यूटेशन करा सकते हैं, या जो भी हम बात कर सकते हैं डीएनए है, उस डीएनए के अंदर डैमेज करा सकते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, म्यूटाजन। देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटाजन, कई सारे जो भी है डिफरेंट टाइप्स के क्या है, तो म्यूटाजेंस है। अब जो पर्टिकुलरली म्यूटाजेंस है, उन म्यूटाजेंस के अंदर अगर आप जो भी है रिप्रेजेंट करना चाहे कि कौन से म्यूटाजेंस है, तो उन म्यूटाजेंस को ही हम पर्टिकुलरली डिफाइन करें। तो देर आर सर्टन फिजिकल एजेंट्स, कुछ फिजिकल एजेंट्स भी हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स भी होते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो कुछ और भी है, जैसे कि सपोज तो म्यूटाजेंस के अंदर देर आर सर्टन म्यूटाजेंस कॉल्ड एज, देर आर सर्टन फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स के साथ साथ कुछ केमिकल एजेंट्स भी होते हैं। फिजिकल एजेंट्स के साथ साथ देयर इज अ सर्टन केमिकल एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और एक अगर कैटेगरी बात करें तो फोर्थ वन इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो ये पर्टिकुलरली जो भी है कुछ, ये क्या है, तो पर्टिकुलरली कुछ म्यूटाजेंस और म्यूटाजेंस के बारे में हम बात करें।
कि म्यूटाजेंस के अंदर कई सारी डिफरेंट कैटेगरीज है। उन म्यूटाजेंस की डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया कि क्या हो सकते हैं, तो कुछ फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब देखिए ज्यादातर जो फिजिकल एजेंट्स हैं, उन फिजिकल एजेंट्स के अंदर हम किसे रखते हैं, तो फिजिकल एजेंट्स के अंदर हम रखते हैं रेडिएशंस को। फिजिकल एजेंट्स के अंदर किसे रखा जाता है, रेडिएशंस को। केमिकल जो एजेंट्स हैं, उन केमिकल एजेंट्स के अंदर कई सारे डिफरेंट तरीके के जो भी है केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स हैं। ठीक है, देवाशीष, कृतिका, तुलसी, रोही गुप्ता, विशाल, मीर बिलाल, शिवमणि, प्रमोद, कविता, विश शर्मा, सरिता, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, रेडिएशंस, तो ज्यादातर हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल एजेंट्स के अंदर क्या आते हैं, तो रेडिएशंस, उन रेडिएशंस को रखा जाता है। केमिकल एजेंट्स के अंदर कई सारे केमिकल एजेंट्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कुछ अल्कलाइटिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ डीअमाइनेटिंग एजेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के एनालॉग्स होते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर हम बात कर सकते हैं कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज है या हाइड्रोजन परऑक्साइड है। और बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर देयर आर सर्टेन वायरसेस, जो भी है कुछ वायरसेस हैं जो कि ये बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं। तो इनके बारे में ही हमें क्या करना है, तो डिस्कस करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक जो भी म्यूटाजेंस है, उन एक एक म्यूटाजेंस के बारे में डिस्कस है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। म्यूटाजेंस के अंदर सबसे पहले जो भी हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं फिजिकल एजेंट्स के बारे में, कि फिजिकल एजेंट्स के अंदर रेडिएशन और रेडिएशन कैसे म्यूटेशन कॉज करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे की बातें डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। और हमने कहा भी जो फिजिकल एजेंट्स, उन फिजिकल एजेंट्स के अंदर कौन आ रहा है, तो फिजिकल एजेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं पर्टिकुलरली कौन, तो रेडिएशंस। जो फिजिकल एजेंट्स, उन फिजिकल एजेंट्स के अंदर कौन आता है, तो पर्टिकुलरली रेडिएशंस है। वो रेडिएशंस आपके जो भी फिजिकल एजेंट्स, उन फिजिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं। तो पर्टिकुलरली रेडिएशंस है, वो रेडिएशंस किसके अंदर आते हैं, तो फिजिकल एजेंट्स, उन फिजिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं। जो फिजिकल एजेंट्स के अंदर आने वाले ये हमारे रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशंस को भी हम जनरली जो भी है दो क्लासेस, उन दो क्लासेस के अंदर क्या कर सकते हैं, तो क्लासिफाइड कर सकते हैं। और रेडिएशंस को किन दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो रेडिएशंस को क्लासिफाइड कर सकते हैं दो क्लासेस के अंदर। एक है देयर इज एन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और आयोनाइजिंग रेडिएशंस के साथ साथ दूसरा जो क्लास हम बात कर सकते हैं वो है देयर इज अ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और दूसरा जो क्लास है उसे हम क्या कहते हैं, तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर कौन आता है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर आने वाली जो रेडिएशंस हैं, अगर उनके बारे में हम बात करें, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर आते हैं कि पर्टिकुलरली जो भी हम बात कर सकते हैं जो गामा रेज है, गामा रेज, या बात करें कि एक्स रेज। गामा और एक्सरे जो भी किसके अंदर आते हैं, तो पर्टिकुलरली आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर आते हैं। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, इन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में ही या इन्हें कहा जाता है दिस इज कॉल्ड एज एन हाई स्ट्रेंथ रेडिएशंस। ये जो भी हाई स्ट्रेंथ के रेडिएशंस है, गामा रेज हो या एक्स रेज हो, ये कैसे, तो हाई स्ट्रेंथ हो, हाई स्ट्रेंथ के रेडिएशंस है। और ये हाई स्ट्रेंथ के हमारे जो रेडिएशंस है, इनके अंदर एबिलिटी है कि अगर ये इनके अंदर मैंने कहा कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हाई स्ट्रेंथ रेडिएशंस के अंदर क्या एबिलिटी ज्यादा है, तो हाई स्ट्रेंथ रेडिएशंस के अंदर एबिलिटी है कि ये क्या करा सकते हैं, तो इनके अंदर एनर्जी ज्यादा है, या जो भी है स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ये जो हाई आयोनाइजिंग रेडिएशंस है उनके अंदर एबिलिटी है, ये क्या करा सकते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करा सकते हैं। सो इट ब्रेक्स अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये क्या करा सकते हैं, तो पर्टिकुलरली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये ब्रेक करा सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या करा सकते हैं, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में एक बात की जा सकती है कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो भी है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो डीएनए है, सपोज हमारा ये डीएनए है, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर अगर आयोनाइजिंग रेडिएशंस और रेडिएशंस गिरे तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर
एक तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा सकते हैं, नहीं तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं तो फिर जो भी है सिंगल स्ट्रैंडेड या जो भी है ब्रेक हो ब्रेक लगा सकते हैं। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हाई एनर्जी रेडिएशंस है, ये डीएनए के अंदर एक तो हम बात कर सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, नहीं तो हम बात कर सकते हैं ये क्या कर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगाते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक या सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगाते हैं, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर ब्रेक, तो ये क्या कहलाएगा, म्यूटेशन ही कहलाएगा। तो पर्टिकुलरली ये क्या है, तो इंड्यूस म्यूटेशंस का तरीका है कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस डीएनए के अंदर पर्टिकुलरली डबल स्ट्रैंडेड या जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगाते हैं। इन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशंस को ही मैंने कहा क्या कहा, तो ये हाई स्ट्रेंथ के रेडिएशन से इन्हें जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं तो ये क्या करा सकते हैं, तो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर मैंने कहा कि एक तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा सकते हैं, नहीं तो क्या करा सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा सकते हैं। तो ये डायरेक्टली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक ही कर रहे हैं। वैसे आप कहोगे सर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर कौन आता है, तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर आती है देयर इज एन अल्ट्रा वायलेट लाइट, या हम बात करते हैं कि यूवी लाइट जो भी है वो यूवी लाइट क्या होती है, तो पर्टिकुलरली आपके आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर आएगी, सॉरी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर ये जो यूवी लाइट आती है या जो भी हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, इस यूवी लाइट के बारे में कहा जाता है कि दिस वाज एन लो स्ट्रेंथ रेडिएशंस। लो स्ट्रेंथ रेडिएशन से हमारा मतलब है कि इनके अंदर जो भी है कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ आयोनाइजिंग रेडिएशन के कंपैरेटिवली इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। हाँ, इनके अंदर स्ट्रेंथ कैसी है, तो कंपैरेटिवली कम है, लो स्ट्रेंथ रेडिएशन है। इन लो स्ट्रेंथ रेडिएशंस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात अगर कहूं कि ये किस तरीके के म्यूटेशन कॉज कराते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस ये यूवी लाइट है, इस यूवी लाइट के बारे में कहा जाता है कि ये क्या कराते हैं कि जो पिरिमिडीन डाइमर्स होते हैं उन पिरिमिडीन डाइमर्स का फॉर्मेशन कराते हैं। सो इट फॉर्म्स अ पिरिमिडीन डाइमर्स। अगर कहीं पे पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस है डीएनए के अंदर, तो उन पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस के बीच में क्या करते हैं, तो पर्टिकुलरली डाइमर्स का फॉर्मेशन कराते हैं, पिरिमिडीन डाइमर्स का फॉर्मेशन कराएंगे। और अगर एक बार पिरिमिडीन डाइमर का फॉर्म हो जाए फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो भी रोक सकता है। अब पिरिमिडीन डाइमर्स के अंदर डाइमर है, वो डाइमर किसके बीच में बन सकता है पिरिमिडीन की केस के अंदर, तो पिरिमिडीन डाइमर्स की कंडीशंस के अंदर हम बात कर सकते हैं डाइमर्स थाइमीन और थाइमीन के बीच में बन सकता है, डाइमर साइटोसिन और थाइमीन के बीच में बन सकता है, थाइमीन और साइटोसिन के बीच में बन सकता है, और साइटोसिन और साइटोसिन के बीच में भी। ये जो भी है 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, किन्हीं भी 2 नाइट्रोजन बेसेस, अगर 2 थाइमीन या 2 साइटोसिन थाइमीन है, तो ऐसे जो भी है, तो ऐसे नाइट्रोजन बेसेस के अंदर एबिलिटी है कि ये क्या करा सकते हैं, उनके बीच में थाइमीन डाइमर्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूं कि कंपैरेटिवली समझाने की कोशिश करूं कि आपके पास में यहाँ पे जो भी है डीएनए है, उस डीएनए का पर्टिकुलरली ये क्या है, एक स्टैंड है समझाने के लिए, और सपोज ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये जो भी है 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे सपोज थाइमीन है, यहाँ पे भी थाइमीन है, और ये आगे वाला जो इनका स्टैंड है, उस आगे वाले स्टैंड के ऊपर 2 एडिनिन है, तो एडिनिन के साथ में क्या कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर हो रही है, लेकिन ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर पर्टिकुलरली इनके ऊपर जो भी है यूवी लाइट हो, यूवी लाइट अगर इनके ऊपर स्ट्राइक हो जाए, क्या स्ट्राइक हो जाए, पर्टिकुलरली यूवी लाइट हो, यूवी लाइट स्ट्राइक हो जाए, तो यूवी लाइट स्ट्राइक होने की वजह से जो 2 थाइमीन है, उन थाइमीन के बीच में ही क्या बन जाता है, तो पर्टिकुलरली डाइमर है, उस डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 थाइमीन ही आपस में ही क्या करना शुरू कर देंगे, एडिनिन के साथ में इंटरेक्शन तो करना छोड़ के वो आपस में ही उनके बीच में ही क्या करना शुरू कर देते, तो बॉन्डिंग करना शुरू कर देते। जैसे कि ये हमारा डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये जो भी 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो ये 2 जो थाइमीन है, वो 2 थाइमीन एक दूसरे के साथ में ही अब क्या बना देते हैं, साइक्लोब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन करा देते हैं। अब एडिनिन के साथ में इनकी बॉन्डिंग नहीं होती, तो 2 थाइमीन अगर एक ही स्टैंड के ऊपर है तो दोनों ही आपस में क्या करना शुरू कर देते, इंटरेक्शन करना शुरू कर देते, और इसीलिए हम कहते हैं थाइमीन डाइमर का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि थाइमीन डाइमर का फॉर्म होना मतलब थाइमीन यहाँ है और थाइमीन आगे वाले स्टैंड के ऊपर भी थाइमीन है,
ये थायमीन डाइमर नहीं है। अगर दो थायमीन एक ही स्टैंड के ऊपर नजदीक में है, थायमीन ही क्यों, साइटोसिन थायमीन है या थायमीन साइटोसिन है, तो भी क्या हो सकता है, तो पिरिमिडीन डाइमर का जो भी फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए पिरिमिडीन डाइमर का फॉर्मेशन होता है, मतलब अगर हम थायमीन है उस थायमीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी है बॉन्डिंग या डाइमर है उस डाइमर का फॉर्मेशन होता है, तो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर अगर डिस्कस करना चाहे तो देखिए ये पर्टिकुलरली इस तरीके से, सपोज एक नाइट्रोजन बेस है, उस नाइट्रोजन बेस का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस वाज अ NH ग्रुप। और हम जानते हैं कि ये जो भी पिरिमिडीन है और ये इनका जो भी स्ट्रक्चर है, थायमीन है तो दिस इज अ CH3 और दिस वाज एन H ग्रुप। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो भी पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कहते हैं दिस वाज इन 1 पोजीशन, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि पिरिमिडीन्स को जो नोमेनक्लेचर दिया जाता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर दिया जाता है। ये एक पिरिमिडीन है और इस पिरिमिडीन के साथ साथ यहाँ पे जो एक पिरिमिडीन है उस एक पिरिमिडीन को यहाँ पे भी हम ड्रॉ करें, तो पर्टिकुलरली एक पिरिमिडीन यहाँ है, दूसरा जो भी पिरिमिडीन है उस दूसरे पिरिमिडीन को यहाँ पे आपके सामने जो भी हम क्या कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आए इसलिए। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर एक सेकंड पिरिमिडीन है, उस सेकंड पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इसकी नोमेनक्लेचर उसकी नोमेनक्लेचर को भी देखिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही नोमेनक्लेचर होती है, बस आपको बॉन्डिंग समझ में आए इसलिए जो भी है क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो दिस वाज 2, 3, 4, 5 और 6। जब तक पर्टिकुलरली ये दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि जब तक पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि अब जो भी है यूवी लाइट नहीं होती है तब तक ये ऐसे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर जो भी यूवी लाइट है उस यूवी लाइट का क्या हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, तो यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाता है, यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे ये जो भी 5 नंबर की पोजीशन है और ये जो भी 5 नंबर की पोजीशन है, इन दोनों पोजीशंस के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ये जो 6 नंबर की पोजीशन है और ये भी जो 6 नंबर की पोजीशन है, इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। और ये जो भी रिंग का फॉर्मेशन हुआ है इसे क्या कहा जाता है, देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन रिंग। साइक्लोब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर साइक्लोब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाए तो साइक्लोब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन होने की वजह से जो आगे आने वाला या जो न्यू स्टैंड है, नया स्टैंड है, उसके ऊपर क्या नहीं होता है, तो पर्टिकुलरली जो भी न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन नहीं हो पाएगा। तो पर्टिकुलरली न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन नहीं हो पाएगा, या ऐसे थायमीन डाइमर्स फॉर्म होने की वजह से क्या हो पाता है, तो जो भी है रेप्लिकेशन प्रोसेस हो या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो, क्या होती है, तो पर्टिकुलरली इनहिबिट होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, उनमें से आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर एक तो ब्रेक लगा सकते हैं या सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक लगा सकते हैं। इसीलिए जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस है उन्हें क्या कहा जाता है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस को नाम दिया जाता है, दीज आर क्लास्टोजेंस। इन्हें क्या कहा जाता है, तो क्लास्टोजेंस, उन क्लास्टोजेंस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास्टोजेंस क्यों, क्लास्टोजेंस किन्हें कहा जाएगा, क्लास्टोजेंस हम उन्हें कहते हैं जो कि पर्टिकुलरली क्या करता है कि जो भी हम बात करते हैं डीएनए है, उस डीएनए के अंदर डैमेज कॉज कराता है, डीएनए के स्टैंड्स के अंदर ब्रेक कॉज कराता है। जो डीएनए के स्टैंड्स के अंदर ब्रेक क्रॉस कराता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्लास्टोजन है, क्लास्टोजन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली रेडिएशंस के बारे में है। तो वन इज आयोनाइजिंग रेडिएशन और सेकंड इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को सबको क्या आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होते हैं। आराधना गुड मॉर्निंग, लाइक डिसलाइक गुड मॉर्निंग, विमला गुड मॉर्निंग, रितिका, रंजीत, पल्लवी सिंह, मनोहर गायकवाड़, अशोक पांचाल। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको। देखिए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस के लिए वेलकम है, मैं यहाँ पे तैयार हूँ आपके क्वेश्चंस का जो भी जवाब देने के लिए। तो ये आपको ये जो भी मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इंड्यूस म्यूटेशंस, ये इंड्यूस म्यूटेशन सिर्फ आपको गेट बायोलॉजी के अंदर या गेट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही हेल्पफुल नहीं है। ये इंड्यूस म्यूटेशंस आपको CSIR के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। दिस इज हेल्पफुल IIT जाम, दिस इज हेल्पफुल फॉर द गेट लाइफ साइंस, सभी एग्जाम्स के लिए जो भी आपके लिए हेल्पफुल है। सिर्फ गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए हेल्पफुल नहीं है। बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं
उनमें से किसी भी एग्जाम को अगर आप दोगे और उसके ऊपर अगर इंड्यूस म्यूटेशंस के ऊपर सवाल आता है तो मैं जो ये पढ़ा रहा हूं यहां से आपका 101% क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, पूनम राव क्लियर? प्रीति गुड मॉर्निंग, प्रीति। कुशल गुड मॉर्निंग, फूल गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर कुछ डाउट है आपके तो पूछिए जरा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो जो भी है आप पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो हम उनको क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है सबको? अच्छा चलो ठीक है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना। सवाल ये है कि एक जो भी है ड्रग है, देयर इज वन ड्रग, क्या है तो एक ड्रग है, और एक ड्रग है जिस ड्रग का नाम है पर्टिकुलरली ब्लियोमाइसिन। ये जो भी ड्रग है वो ड्रग क्या है तो पर्टिकुलरली ब्लियोमाइसिन नाम की एक ड्रग है। और ये जो भी ब्लियोमाइसिन नाम की ड्रग है, इस ड्रग के बारे में कहा जाता है कि दिस इज एन क्लास्टोजन। ये क्या है तो पर्टिकुलरली क्लास्टोजन है। ये क्या है तो क्लास्टोजन है। और इस ड्रग के बारे में एक और बात की जाती है कि ये जो ड्रग है, ये ड्रग क्या करती है तो पर्टिकुलरली दिस इज एन एंटी कैंसरस ड्रग। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस वाज एन एंटी कैंसरस ड्रग। तो ये एक एंटी कैंसरस ड्रग है, ये एंटी कैंसर जो भी है पर्टिकुलरली है। तो ये क्या है तो क्लास्टोजन है। तो फिर आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये ब्लियोमाइसिन ऐसा क्या कर रहा, मतलब इसके नाम से पता चलता है एंटी कैंसरस है, मतलब कैंसर नहीं होने देगा। और ये क्या है तो क्लास्टोजन है। तो ये कैंसर को कैसे रोकता होगा? ये कैंसर जो भी है कैंसर को कैसे रोकता होगा? ब्लियोमाइसिन जो भी है कैंसर को होने से कैसे रोकता होगा? कि नाम से पता चल जाएगा क्लास्टोजन है, तो क्या करता होगा जिसकी वजह से कैंसर को कैंसर रोकता होगा? ठीक है, जरा थोड़ा सा रिप्लाई दीजिएगा ताकि वन वे ना हो जाए, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जो भी है सुन ही नहीं रहे हैं, आप जो भी है सिर्फ आप बैठे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा रिप्लाई दीजिए आप भी, सभी लोग। तो ठीक है, तो बताइएगा जरा कैसे होगा कैंसर। शिवम ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिटर है। ठीक है, शिवम ने गुड ट्राई किया, शिवम बहुत अच्छा। और बाकी के लोग सेल साइकिल को कंट्रोल करके नहीं। राइट, कृतिका ने सही जो भी है आंसर दिया है। क्योंकि कैंसर का मतलब क्या होता है तो कैंसर का मतलब होता है देयर इज एन अनकंट्रोल ग्रोथ। कैंसर का मतलब क्या है? देयर इज एन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ अ सेल। मतलब सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हैं, और सेल अगर कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हैं तो जो भी एक से जो भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं सेल की, तो हम क्या कर रहे हैं कि एंटी कैंसर ड्रग दे रहे ब्लियोमाइसिन। और ये क्या है? क्लास्टोजन है। क्लास्टोजन है तो ये डीएनए के अंदर क्या करेगी? एक तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इंट्रोड्यूस कर सकती है, नहीं तो क्या कर सकती है तो डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ डीएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक इंट्रोड्यूस होगा। और अगर किसी सेल के डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है या सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक है, तो ऐसी सेल साइकिल अब आगे नहीं जा सकती, क्योंकि डैमेज सेल साइकिल आगे बढ़ नहीं पाएंगी, क्योंकि उस सेल के अंदर डैमेज है। और डीएनए डैमेज होगा तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, और जो भी है सेल साइकिल रुक जाएगी। तो ये इसकी वजह से। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सवाल जवाब दिए। कृतिका का सवाल यही है। स्नेहल टोपाइसोमरेज के ऊपर नहीं। प्रीति सही है। ठीक है, स्वामी सिद्धा का भी सही है। अर्जुन दास नहीं। डीएनए को राइट उदित कुमार का सही है। पंकज कुमार सही है। नीलम सही। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली है। विदिशा राइट। विशाल करेक्ट। निशी मिश्रा करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो ये किसके बारे में बातें पढ़ी हमने तो पर्टिकुलरली जो भी है रेडिएशंस, उन रेडिएशंस के बारे में याद रखा। तो आप लोगों को क्या याद रखना होगा रेडिएशंस के अंदर? तो रेडिएशंस के अंदर आपको याद रखना है एक तो पर्टिकुलरली आयोनाइजिंग रेडिएशंस को याद रखना है, और आयोनाइजिंग रेडिएशंस के साथ साथ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर कौन आते हैं तो गैमा रेज, एक्सरेज आएंगे जो हाई स्ट्रेंथ के हैं, जिसकी वजह से वो पिरिमिडिन डाइमर्स को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक करा सकते हैं।
और ये जो भी आप पर्टिकुलरली आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूवी लाइट है, ये पिरिमिडिन डायमर्स का फॉर्मेशन कराते हैं। लेकिन हो सकता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कई बार आप लोगों से किसी बायोलॉजिकल साइंस के एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि यूवी लाइट की वजह से क्या बनते हैं, पिरिमिडिन डायमर्स बनते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर पिरिमिडिन डायमर्स बनते हैं। लेकिन जब पिरिमिडिन डायमर्स बनते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पिरिमिडिन डायमर्स बनेंगे तो सबसे ज्यादा या सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है थाइमिन थाइमिन की, उसके बाद में है साइटोसिन थाइमिन की, उसके बाद में थाइमिन साइटोसिन, और लास्ट में साइटोसिन साइटोसिन की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पर्टिकुलरली रेडिएशंस। अब रेडिएशंस के बाद हम बात करते हैं पर्टिकुलरली किन के बारे में, तो केमिकल जो एजेंट्स है उन केमिकल एजेंट्स के बारे में। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट केमिकल एजेंट्स। तो जो केमिकल एजेंट्स हैं उन केमिकल एजेंट्स के बारे में बात करते हैं, और केमिकल एजेंट्स के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली अल्कलाइटिंग एजेंट्स नाम के कुछ एजेंट्स होते हैं, अल्कलाइटिंग एजेंट्स। अल्कलाइटिंग एजेंट्स के अंदर भी अगर मैं डिस्कस करूं तो अल्कलाइटिंग एजेंट्स के अंदर कई सारे नाम हैं, जैसे कि इथाइल, मिथाइल सल्फेट, मिथाइल सल्फेट, या नाइट्रोसो अमाइंस, ये जो भी है क्या है, तो अल्कलाइटिंग एजेंट्स है। और ये अल्कलाइटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, तो अल्कलाइटिंग एजेंट्स ये काम करते हैं कि पर्टिकुलरली कुछ नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर जो भी है मॉडिफिकेशन करा देते हैं, और मॉडिफिकेशन कराएंगे नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर, तो उनके ऊपर किस ग्रुप को जोड़ रहे हैं, अल्किल ग्रुप को, या पर्टिकुलरली मिथाइल ग्रुप है उस मिथाइल ग्रुप को जोड़ते हैं। और अगर अल्किल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप को अगर जोड़ा तो उसकी वजह से क्या किया जा सकता है, तो उनके ऊपर जो भी है मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अब देखिए अल्कलाइटिंग एजेंट्स का ज्यादातर जो टारगेट है, मोस्ट ऑफ द जो भी अल्कलाइटिंग एजेंट्स का जो टारगेट होता है वो टारगेट होता है आपका पर्टिकुलरली कौन, तो जो भी है एक नाइट्रोजन बेस, जिस नाइट्रोजन बेस का नाम है गोनिन। तो ये क्या कराते हैं, ये अल्कलाइटिंग एजेंट्स, ये जितने भी अल्कलाइटिंग एजेंट्स है ये क्या कराते हैं, सो इट ऐड अल्किल ग्रुप, इट ऐड अल्किल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन बेसिस। ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर अल्किल ग्रुप जो भी ऐड करते हैं, और इनका ज्यादातर जो इनका टारगेट होता है अल्कलाइटिंग एजेंट्स का, वो कौन है, तो गोनिन है। जैसे कि सपोज ये गोनिन, उस गोनिन का स्ट्रक्चर है, ये गोनिन का स्ट्रक्चर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो दिस वाज अ नाइट्रोजन बेस, पर्टिकुलरली गोनिन एक कीटोप्यूरीन है, और ये आप इनका स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं कि कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये पर्टिकुलरली गोनिन का स्ट्रक्चर है आपके, और गोनिन के अंदर या प्यूरिन्स के अंदर जो नोमेनक्लेचर है, उस नोमेनक्लेचर को अगर मैं दूं तो प्यूरिन्स का नोमेनक्लेचर कुछ जो भी है इनके अंदर इस तरीके से होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। दिस इज इन 1 पोजीशन, दिस इज इन 2 पोजीशन, दिस इज इन 3 4 5 6 पोजीशन, 7 पोजीशन, 8 पोजीशन, और ये 9 पोजीशन, इस तरीके से नोमेनक्लेचर है। ये जो अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो अल्कलाइटिंग एजेंट है वो गोनिन के इस 6 नंबर पोजीशन के ऊपर जो भी है वो टारगेट करते हैं। ये गोनिन या अल्कलाइटिंग एजेंट का जो भी ज्यादातर जो टारगेट पॉइंट है वो कौन है, तो ये आपका पर्टिकुलरली एक नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है गोनिन, और गोनिन भी कौन सा, तो जो भी है 6 नंबर पोजीशन जो गोनिन की है वो उनका टारगेट ग्रुप है। अगर इस गोनिन के 6 नंबर पोजीशन के ऊपर ये एक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली जो भी मिथाइल ग्रुप है उस मिथाइल ग्रुप का क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मली आप सब लोग जानते हैं कि नॉर्मली जो गोनिन होता है वो गोनिन किसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, नॉर्मल गोनिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है साइटोसिन के साथ, करेक्ट, सब लोग जानते हैं गोनिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइटोसिन के साथ करता है। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड करता है गोनिन साइटोसिन के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, सब जानते हैं। लेकिन सपोज अगर इनमें से किसी अल्कलाइटिंग एजेंट है, उस अल्कलाइटिंग एजेंट ने या मिथाइलेटिंग एजेंट ने इसके ऊपर इस तरीके से ये मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, इसके ऊपर जोड़ दिया, 6 नंबर की पोजीशन के ऊपर जो भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो अब 6 नंबर की पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जोड़ने से प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, जो गोनिन नॉर्मली पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ, वही गोनिन अब जो भी मिथाइलेटेड अगर गोनिन है तो मिथाइलेटेड गोनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग नहीं करके किसके साथ में पेयरिंग करना शुरू करता है, तो थाइमीन के साथ में पेयरिंग करना शुरू करेगा। किसके साथ पेयरिंग करना शुरू कर सकता है,
वो थाइमीन है, उस थाइमीन के साथ पेयरिंग करना शुरू करता है। तो गोनीन नॉर्मली करता है साइटोसिन के साथ, लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप उसके ऊपर जोड़ दिया जाए तो ये मिस पेयरिंग हुई और गोनीन किसके साथ पेयरिंग करना शुरू कर दिया, थाइमीन के साथ करना शुरू कर दिया। जैसे कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे समझाने के लिए मैं आप लोगों को कि ये हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है थोड़ी देर के लिए, और ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर समझाने के लिए यहाँ पे जो भी है एक 5 प्राइम एंड को मैं ड्रॉ करूँ, डायरेक्शन समझाने के लिए 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये पर्टिकुलरली 5 प्राइम, और यहाँ पे क्या है तो पर्टिकुलरली गोनीन है, और यहाँ पे गोनीन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन सपोज गोनीन है, उस गोनीन के ऊपर क्या हुआ, तो गोनीन के ऊपर हो गया मिथाइलेशन, तो क्या गोनीन अब साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, क्या नहीं। गोनीन साइटोसिन है, साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पे जो भी है वो तैयार नहीं होगा। तो गोनीन नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ में करता है, गोनीन नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है साइटोसिन के साथ, लेकिन अगर इसके ऊपर साइटोसिन है, साइटोसिन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप है, वो मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो फिर अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी है नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली। ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि ये जो डीएनए है ये डीएनए क्या हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से जो भी है सेपरेट किया जाएगा, और डीएनए जब सेपरेट किया जाएगा तो डीएनए जो भी है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि सपोज ये जो डीएनए है, ये डीएनए हमारे पास क्या हुआ, तो मान लीजिए कि दोनों डीएनए के जो ऊपर वाला स्टैंड है वो भी रेप्लिकेशन के अंदर गया, और नीचे वाला स्टैंड है, वो नीचे वाला स्टैंड भी रेप्लिकेशन, उस रेप्लिकेशन के अंदर गया। तो सपोज ये हमारे पास ये दो स्टैंड जो भी है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तो ऑब्जर्व हो रहे हैं, करेक्ट। अब ये जो दो स्टैंड्स हमारे पास ऑब्जर्व हो रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों स्टैंड्स की डायरेक्शन को देखिए, तो सपोज इस स्टैंड की डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो इसकी डायरेक्शन है 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ पे कौन है, तो गोनीन है, लेकिन गोनीन कैसा है, तो मिथाइलेटेड है। और सपोज यहाँ पे कौन है, तो पर्टिकुलरली ये जो है साइटोसिन है, ये पर्टिकुलरली साइटोसिन है। तो साइटोसिन है, साइटोसिन यहाँ पे है, तो इस स्ट्रैंड का जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन होने की वजह से ये इस तरीके से बन जाएगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम बन जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली गोनीन, साइटोसिन के आगे तो गोनीन जुड़ेगा, मतलब ये स्टैंड तो सही रहेगा, ये स्टैंड तो क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अब गोनीन के सामने यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, आगे थाइमीन है, थाइमीन जुड़ जाएगा नेक्स्ट वाले स्टैंड के ऊपर, क्योंकि गोनीन है, गोनीन कैसा है, तो पर्टिकुलरली मिथाइलेटेड है। तो पर्टिकुलरली गोनीन के सामने यहाँ पे कौन जुड़ा है, तो थाइमीन है, थाइमीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जहां पे सीक्वेंस नॉर्मली होनी चाहिए थे गोनीन की और साइटोसिन की, गोनीन और साइटोसिन जहां नॉर्मल होना चाहिए था, वहां पे गोनीन के सामने कौन आया, थाइमीन आया। तो मतलब जहां नॉर्मली साइटोसिन होना चाहिए वहां पे रिप्लेस होके कौन आया है, थाइमीन है, थाइमीन आया। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि नॉर्मल जो भी बेस पेयरिंग होनी चाहिए थी वो गोनीन और साइटोसिन की थी, लेकिन मिथाइल ग्रुप ऐड करने की वजह से साइटोसिन की जगह के ऊपर कौन रिप्लेस हो रहा है, थाइमीन रिप्लेस हो रहा है। तो इस तरीके के म्यूटेशन को आप क्या कहेंगे, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ये जो भी म्यूटेशन अल्कलाइटिंग एजेंट कॉज कर रहे हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे, इन्हें आप ट्रांजिशन तरीके का म्यूटेशन कहेंगे कि इन्हें आप ट्रांसवर्जन तरीके का म्यूटेशन कहेंगे, इन्हें आप ट्रांजिशन तरीके का म्यूटेशन कहलाएंगे कि ट्रांसवर्जन तरीके का म्यूटेशन कहलाएंगे। आपके लिए सवाल है कि ये ए ऑप्शन है, ये पर्टिकुलरली क्या है, तो बी ऑप्शन है। तो नॉर्मली गोनीन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, लेकिन मिथाइलेशन अगर उसके ऊपर हो जाए तो थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है। तो बताइए फिर ये ट्रांजिशन तरीके का म्यूटेशन कॉज कराते हैं अल्कलाइटिंग एजेंट की, जो भी ये ट्रांसवर्जन तरीके का, आपके लिए सवाल है। तो ए या बी, अगर आपका आंसर ए है तो आप जो भी ए आंसर दीजिए, अगर आपका जो भी है आंसर बी है तो आप जो भी बी आंसर दीजिए। ट्रांजिशन वीना ठीक है, ट्रांजिशन नम्रता सही है, ट्रांजिशन 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 शिवम, विदिशा, कृतिका ठीक है। प्रीति ट्रांसवर्जन नहीं होगा, प्रीति ट्रांजिशन ही होगा, इट्स नॉट इन ट्रांसवर्जन। ये कैसा होगा, तो ट्रांजिशन तरीके का ही म्यूटेशन होगा, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन से मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन म्यूटेशन या ट्रांजिशन टाइप के म्यूटेशंस का मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन का मतलब होता है कि प्यूरिन इज रिप्लेस बाय, अगर कोई प्यूरिन है वो प्यूरिन रिप्लेस होता है प्यूरिन से ही, तो प्यूरिन की जगह के ऊपर प्यूरिन ही आ जाए, और
pyrimidine or pyrimidine is replaced by pyrimidine अगर pyrimidine से ही रिप्लेस होता है तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? और प्यूरिन मतलब एडिनिन की जगह के ऊपर गोनिन चला जाए या गोनिन की जगह के ऊपर एडिनिन चला जाए, साइटोसिन की जगह के ऊपर थाइमिन या थाइमिन की जगह के ऊपर साइटोसिन चला जाए, तो ऐसे म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं? तो ट्रांजिशन तरीके के म्यूटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये म्यूटेशन किस तरीके का है? ट्रांजिशन तरीके का जो भी है म्यूटेशंस है। तो दिस इज अबाउट वन ऑफ द एजेंट कॉल्ड एज एन अल्कलाइटिंग एजेंट। अल्कलाइटिंग एजेंट्स के बाद में एक दूसरे एजेंट्स के बारे में भी बात करते हैं। अल्कलाइटिंग एजेंट्स के साथ साथ दूसरे जो एजेंट्स हैं उनमें से हम बात कर सकते हैं पर्टिकुलरली डीअमाइनेटिंग एजेंट, डीअमाइनेटिंग एजेंट्स। डीअमाइनेटिंग एजेंट्स के अंदर कई सारे नाम हैं, जैसे कि हम बात करें कि पर्टिकुलरली ये नाइट्रोजन बेसिस का डीअमाइनेशन कराते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन ये जो नाइट्रोजन बेस है ये साइटोसिन है, साइटोसिन के ऊपर एक्ट करता है और साइटोसिन के ऊपर एक्ट करके साइटोसिन से अमाइनो ग्रुप हटाता है और साइटोसिन को किसके अंदर कन्वर्ट करा देता है? तो यूरासिल, उस यूरासिल के अंदर कन्वर्ट कराता है। जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन है वैसे ही हम बात करते हैं देयर इज एन नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड भी ये काम करता है। नाइट्रस ऑक्साइड का काम है कि ये चाहे फिर एडिनिन हो तो एडिनिन का भी डीअमाइनेशन कराता है। एडिनिन का डीअमाइनेशन करने से हाइपोजैंथीन, गोनिन का डीअमाइनेशन करने से जैंथीन और साइटोसिन का डीअमाइनेशन हो तो यूरासिल उस यूरासिल के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन आप कहोगे सर थाइमिन का डीअमाइनेशन नहीं होता क्या? नहीं, थाइमिन के साथ में कोई जो भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता ही नहीं है तो उसके डीअमाइनेशन का कोई सवाल नहीं उठता। तो चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, जो भी है नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है? तो हाइड्रोक्सिल अमाइन सिर्फ साइटोसिन को यूरासिल के अंदर कन्वर्ट करता है। नाइट्रस ऑक्साइड एडिनिन को हाइपोजैंथीन के अंदर, गोनिन को जैंथीन के अंदर और यूरासिल के अंदर कन्वर्ट कराता है। अब देखिए नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहती है? तो नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें ये कहती है कि एडिनिन किसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? 2 थाइमिन के साथ। गोनिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और साइटोसिन किसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? गोनिन के साथ। ये नॉर्मल तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये नॉर्मल है। लेकिन हम जानते हैं कि एडिनिन है, उस एडिनिन का अगर डीअमाइनेशन हो जाए, गोनिन का डीअमाइनेशन हो जाए या साइटोसिन का डीअमाइनेशन हो जाए, तो इनके डीअमाइनेशन की वजह से जो नाइट्रोजन बेसेस हैं उनके अंदर चेंज आ रहा है। एडिनिन कन्वर्ट होता है हाइपोजैंथीन, गोनिन कन्वर्ट होता है जैंथीन और साइटोसिन कन्वर्ट होता है पर्टिकुलरली किसके अंदर? तो जो यूरासिल है उस यूरासिल के अंदर वो कन्वर्ट होता है। और अगर हाइपोजैंथीन हो, हाइपोजैंथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो हाइपोजैंथीन की बॉन्डिंग प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हाइपोजैंथीन किसके साथ बॉन्डिंग करता है? थाइमिन के साथ नहीं, साइटोसिन के साथ। जैंथीन किसके साथ करता है? तो जैंथीन साइटोसिन के साथ ही करता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ना करते हुए वो किसके साथ करता है? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से करता है। और यूरासिल तो हम जानते हैं, यूरासिल किसके साथ पेयरिंग करता है? तो जो एडिनिन है उस एडिनिन के साथ में ये जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो ये कुछ इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई नॉर्मल, तो ये कैसी हुई? ये म्यूटेंट है, उस म्यूटेंट वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अब आप लोगों के लिए वापस एक सवाल है, अब इन बॉन्डिंग को आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? जहां थाइमीन है वहां पे कौन रिप्लेस हो रहा है? साइटोसिन। साइटोसिन की जगह के ऊपर चलो ठीक है साइटोसिन आ रहा है, लेकिन गोनिन है, उस गोनिन की जगह के ऊपर कौन आ रहा है? यहाँ पे एडिनिन आ रहा है। हाइपोजैंथीन के केस को छोड़ा जाए तो जैंथीन के केस को छोड़ा जाए तो इन दो केसेस के अंदर क्या हो रहा है? थाइमीन की जगह के ऊपर आ रहा है साइटोसिन, तो गोनिन की जगह के ऊपर कौन आ रहा है? एडिनिन। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे भी डीअमाइनेटिंग एजेंट्स के अंदर भी किस तरीके का म्यूटेशन हो रहा है? ट्रांजिशन तरीके, डीअमाइनेटिंग एजेंट किस तरीके का म्यूटेशन करा रहे हैं? ट्रांजिशन करा रहे हैं कि ट्रांसवर्जन तरीके का म्यूटेशन करा रहे हैं? ठीक है, कुमारी आशा गुड मॉर्निंग, सुप्रीता गुड मॉर्निंग, कुशल यादव गुड मॉर्निंग। बताइए जरा सब लोग कि किस तरीके का म्यूटेशन करा रहे हैं आपके डीअमाइनेटिंग एजेंट्स? ट्रांजिशन तरीके का म्यूटेशन कॉज करा रहे हैं कि ट्रांसवर्जन तरीके का म्यूटेशन कॉज करा रहे हैं? शिवम ट्रांसवर्जन कैसे? शिवम ट्रांसवर्जन नहीं हो सकता, शिवम ट्रांजिशन ही कह रहेगा, क्योंकि थाइमीन के देखो थाइमीन है तो थाइमीन की जगह के ऊपर साइटोसिन आ रहा है, तो प्यूरिन से प्यूरिन ही रिप्लेस हो रहा है।
जो भी है गोनिन है, उस गोनिन की जगह के ऊपर एडिनिन है, तो थाइमिन से साइटोसिन, पिरिमिडिन से पिरिमिडिन रिप्लेस हुआ, गोनिन से एडिनिन, तो प्यूरिन से प्यूरिन ही रिप्लेस हुआ। ठीक है, तो म्यूटेशन कैसा कहलाएगा ये, तो ट्रांजिशन तरीके का ही म्यूटेशन कराएगा। तो डीअमाइनेटिंग एजेंट भी क्या कराते हैं, तो पर्टिकुलरली ट्रांजिशन तरीके का ही म्यूटेशन कॉज कराते हैं। तो इट आल्सो कॉजेस अ ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो ये भी क्या कॉज कराते हैं, तो ट्रांजिशन तरीके का ही म्यूटेशन, म्यूटेशंस को कॉज कराते हैं। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ट्रांसवर्जन नहीं, ट्रांजिशन। सो दिस इज अबाउट अ डीअमाइनेटिंग एजेंट। डीअमाइनेटिंग एजेंट्स के बाद जो भी है, जो तीसरे एजेंट्स हैं, उन तीसरे एजेंट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। देयर इज एन थर्ड वन इज कॉल्ड एज बेस एनालॉग्स। नाइट्रोजन जो बेसेस हैं, उन नाइट्रोजन बेसेस के क्या है, तो एनालॉग्स है। बेस एनालॉग्स नाम के जो भी कुछ केमिकल्स हैं, ये जो बेस एनालॉग्स नाम के जो केमिकल्स हैं, उनमें अगर मैं बात करूं तो एक है देयर इज एन 5 ब्रोमो यूरासिल, 5 ब्रोमो यूरासिल, और सेकंड है देयर इज एन 2 अमाइनो प्यूरिन। एक है 5 ब्रोमो यूरासिल और सेकंड है 2 अमाइनो प्यूरिन नाम का जो भी है क्या है, तो नाइट्रोजन बेस है। 5 ब्रोमो यूरासिल और 2 अमाइनो प्यूरिन। 5 ब्रोमो यूरासिल इज एन structural analog of this is a structural analog of this was a structural analog of 5 ब्रोमो यूरासिल। क्या है, तो स्ट्रक्चरल एनालॉग है किसका, तो थाइमीन का। ये थाइमीन है, उस थाइमीन का स्ट्रक्चरल एनालॉग है। तो 2 अमाइनो प्यूरिन है, ये क्या है, तो दिस वाज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ एडेनिन। ये एडेनिन है, उस एडेनिन का स्ट्रक्चरल एनालॉग है। तो एक प्यूरिन का स्ट्रक्चरल एनालॉग है, तो एक किसका स्ट्रक्चरल एनालॉग है, एडेनिन का है। तो ये बेस एनालॉग्स है। इनका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है, तो इनका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन बेसिस से सिमिलर है। अब ये देखिए क्या है, तो इनका बेस स्ट्रक्चर नाइट्रोजन बेसिस से सिमिलर है, इसलिए क्या करते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर को ये मिमिक करते हैं, उनके जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं। जैसे कि सपोज मैं बात करूं कि आपके पास में डीएनए का स्टैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इस डीएनए के स्टैंड का हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। नीचे वाला, ऊपर वाले स्टैंड को टेम्पलेट मान के नीचे वाले स्टैंड को क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। और सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी है एडेनिन है, एडेनिन यहाँ पे जो भी है आपके पास में प्रेजेंट है, एडेनिन यहाँ पे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ से नाइट्रोजन बेसिस और नाइट्रोजन बेसिस को डीएनए पॉलीमरेज ऐड करते हुए 3 प्राइम एंड के ऊपर एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए आ रहा है। लेकिन अब एडेनिन के सामने किसको जोड़ना है, हम एडेनिन के सामने थाइमिन जोड़ना है। लेकिन सपोज वहां पे डीएनए पॉलीमरेज के लिए थाइमिन भी जोड़ सकता है, और थाइमिन के साथ में ही किसको जोड़ सकता है, तो 5 ब्रोमो यूरासिल को भी जोड़ सकता है। क्योंकि 5 ब्रोमो यूरासिल का स्ट्रक्चर और थाइमिन का स्ट्रक्चर तो कैसा है, दोनों का सेम है। अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो दोनों में से किसी को ऐड किया जाएगा। अब देखिए सपोज थाइमिन भी है, 5 ब्रोमो यूरासिल है, लेकिन 5 ब्रोमो यूरासिल अगर पहले एक्टिव साइट के अंदर आ गया डीएनए पॉलीमरेज के, तो इस किसको जोड़ा जा सकता है, तो 5 ब्रोमो यूरासिल है, उस यूरासिल को जोड़ा जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से 5 ब्रोमो यूरासिल को जो भी है जोड़ दिया। और 5 ब्रोमो यूरासिल किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो 5 ब्रोमो यूरासिल जो भी थाइमीन है, वो थाइमीन अब एडेनिन, उस एडेनिन के साथ में यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इंटरेक्शन कर रहा है। तो 5 ब्रोमो यूरासिल किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, एडेनिन के साथ। तो ये जो भी 5 ब्रोमो यूरासिल है, जो थाइमीन है, उस थाइमीन का स्ट्रक्चरल एनालॉग है, वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, एडेनिन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वहां पे शो करेगा। लेकिन अब देखिए ये जो भी है नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस या ये जो बेस एनालॉग्स हैं, ये बेस एनालॉग्स क्या करते हैं, तो ये बेस एनालॉग्स के बारे में कहा जाता है कि ये फ्रीक्वेंटली, ये बेस एनालॉग्स क्या करते हैं, तो फ्रीक्वेंटली टोटोमरिक, ये बेस एनालॉग्स फ्रीक्वेंटली टोटोमरिक शिफ्ट्स के अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाते हैं तो फ्रीक्वेंटली जो टोटोमरिक शिफ्ट्स हैं, उन टोटोमरिक शिफ्ट्स के अंदर जाते हैं। मतलब अपनी ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म और इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म के अंदर वो फ्रीक्वेंटली जा सकते हैं। जैसे कि सपोज हम बात करते हैं कि 5 ब्रोमो यूरासिल के बारे में। 5 ब्रोमो जो यूरासिल है, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया है, जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है इस 5 ब्रोमो यूरासिल के बारे में। तो ये जो 5 ब्रोमो यूरासिल है हमारा, ये 5 ब्रोमो यूरासिल की 2 फॉर्म होती है, 2 टोटोमरिक फॉर्म होती है। इसकी एक होती कीटो फॉर्म और इसकी एक जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म इसकी होती है 50% और इसकी जो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म होती है 50% फॉर्म, 50% कंडीशन के अंदर कीटो फॉर्म और 50% कंडीशन के अंदर ये इनॉल फॉर्म के अंदर होता है। जब ये कीटो फॉर्म के अंदर होगा, जो भी है 5 ब्रोमो यूरासिल अगर कीटो फॉर्म के अंदर है, तो 5 ब्रोमो यूरासिल कीटो फॉर्म के अंदर होगा, तो ये किसके साथ इंटरेक्शन करता है, तो 5 ब्रोमो यूरासिल
अगर कीटो फॉर्म के अंदर है तो पर्टिकुलरली किसके साथ इंटरेक्शन करता है, एडेनिन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। लेकिन अगर ये इनॉल फॉर्म है, उस इनॉल फॉर्म के अंदर चला जाए तो इनॉल फॉर्म के अंदर ये एडेनिन के साथ में नहीं, अब इंटरेक्शन करना शुरू करता है यूरेसिल सॉरी गोनिन के साथ। एडेनिन के साथ में इंटरेक्शन नहीं करता तो किसके साथ इंटरेक्शन करना शुरू करता है, गोनिन के साथ। तो ये अपनी टोटोमरिक, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि स्पॉन्टेनियस टोटोमराइजेशन होता है, तो नाइट्रोजन बेसेस 99% तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली हम कह सकते हैं बहुत लेसर चांसेस है कि वो जो भी है किसके अंदर जा सकते हैं, टोटोमरिक। लेकिन ये जो भी केमिकल एजेंट्स है ये फ्रिक्वेंटली टोटोमरिक फॉर्म के अंदर जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, अगर ये कीटो फॉर्म के अंदर होगा तो एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा, अगर इनॉल फॉर्म के अंदर होगा तो किसके साथ पेयरिंग करेगा, गोनिन के साथ। देखिए अब कीटो फॉर्म के अंदर है तो इसने तो एडेनिन के साथ जो भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन चांसेस है कि ये 5 ब्रोमो यूरासिल जो भी होगा वो 5 ब्रोमो यूरासिल 50% चांसेस है कि वो कीटो फॉर्म के अंदर होगा और 50% चांसेस है वो किस फॉर्म के अंदर होने वाला है, 5 ब्रोमो यूरासिल। तो इनॉल है उस इनॉल फॉर्म के अंदर होने वाला है, तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के अंदर ये दोनों के अंदर होगा। अगर सपोज कीटो फॉर्म है उस कीटो फॉर्म के अंदर हुआ, अगर कीटो फॉर्म के अंदर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कीटो फॉर्म के अंदर ये किसके साथ पेयरिंग करेगा, तो एडेनिन उस एडेनिन के साथ में पेयरिंग करेगा। लेकिन इनॉल फॉर्म के अंदर किसके साथ पेयरिंग करेगा, गोनिन। तो यहाँ पे भी किस तरीके का म्यूटेशन कॉज करा सकता है, यहाँ पे भी एडेनिन से गोनिन रिप्लेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी म्यूटेशन कैसा कॉज होगा, ट्रांजिशन तरीके का ही जो भी है, जो भी हम बात कर सकते हैं कि क्या कॉज हो सकता है, तो म्यूटेशन कॉज हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो भी जितने भी बेस एनालॉग्स है, चाहे 2 अमाइनो प्यूरिन हो जो एडेनिन का स्ट्रक्चरल एनालॉग है, 5 ब्रोमो यूरासिल है, ये भी क्या करा सकता है, तो जो भी है हम बात कर सकते हैं पर्टिकुलरली ये ट्रांजिशन तरीके का ही म्यूटेशन कॉज कराता है। आपसे सिंपल से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रेप्लिकेशन चल रहा है और रेप्लिकेशन प्रोसेस के दरमियान डीएनए पॉलीमरेज किसी एक म्यूटाजन को डीएनए सिंथेसिस के दरमियान किसी एक म्यूटाजन को ऐड कर रहा है, तो ऐसा कौन सा म्यूटाजन है जिसको डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस के दरमियान ऐड कर सकता है, तो बेस एनालॉग्स है। क्यों बेस एनालॉग्स है, क्योंकि बेस एनालॉग जो भी हैं उन बेस एनालॉग्स के अंदर हम बात कर सकते हैं उनका स्ट्रक्चर जो भी है नाइट्रोजन बेसिस के सिमिलर है, तो डीएनए पॉलीमरेज उनको जो भी है आसानी से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के दरमियान ऐड करा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन तरीके का म्यूटेशन कॉज करा रहे हैं। बेस एनालॉग्स के बाद जो बेस एनालॉग्स हैं उन बेस एनालॉग्स के बाद में अगर हम डिस्कस करें तो बेस एनालॉग्स के बाद में जो दूसरे हैं, मतलब जो भी फोर्थ अगर मैं बात करूं तो वो होता है देयर इज एन इंटर कैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट नाम देना चाहूं तो मैं है ईटीबीआर, ईटीबीआर के साथ साथ मैं नाम देना चाहूं तो प्रोफ्लेविन, प्रोफ्लेविन के साथ साथ ईटीबीआर हो, प्रोफ्लेविन हो, एक्रिडीन ऑरेंज हो, तो ये क्या है, तो पर्टिकुलरली आपके इंटरकैलेटिंग एजेंट ईटीबीआर, प्रोफ्लेविन, एक्रिडीन ऑरेंज, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं। ये इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के बारे में एक बात की जाती है कि इंटरकैलेटिंग एजेंट्स ये क्या कॉज कराते हैं, तो एक तो ये जो भी है डीएनए हो, डीएनए के अंदर इंटरकैलेटिंग एजेंट्स का मेन काम है कि ये क्या कराते हैं, तो पर्टिकुलरली इंटरकैलेटिंग एजेंट्स का काम है कि ये एक तो डिलीशन कॉज कराते हैं, डिलीशन और इंसर्शन कॉज कराते हैं, डिलीशन और इंसर्शन, या हम कह सकते हैं कि ये किस तरीके का म्यूटेशन कराते हैं, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस को कॉज करा सकते हैं। ये किसे कॉज कराते हैं, तो फ्रेम शिफ्ट तरीके के जो भी म्यूटेशंस उन म्यूटेशंस को कॉज करा सकते हैं। ये जो भी ईटीबीआर है, प्रोफ्लेविन है या एक्रिडीन ऑरेंज है, इनके बारे में एक बात की जाती है कि ये क्या है, तो पर्टिकुलर इनका जो भी स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि इनका स्ट्रक्चर मल्टी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो पर्टिकुलरली मल्टी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये जो भी है वो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। ये कैसे हैं, तो पर्टिकुलरली हाइड्रोफोबिक नेचर के, तो मल्टी साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफोबिक नेचर के, इसलिए डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के अंदर या डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर आराम से जो भी ये क्या हो सकते हैं, तो बैठ सकते हैं। जैसे कि सपोज ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आप इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को देख रहे हैं,
इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ये क्या करते हैं कि जैसे कि ये नाइट्रोजन बेसेस है, वो नाइट्रोजन बेसेस इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन बेसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। इनका नेचर डबल स्ट्रैंडेड हाइड्रोफोबिक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर मल्टी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके लिए नाइट्रोजन बेसिस के जैसा ही स्ट्रक्चर सॉरी होने की वजह से ये डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, तो दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में इस तरीके से क्या हो सकते हैं, तो फिट हो सकते हैं। तो ये इंटरकैलेटिंग एजेंट इस तरीके से डीएनए के अंदर जो हेलिक्स है उस हेलिक्स के अंदर क्या होते हैं, तो पर्टिकुलरली फिट होते हैं। तो कुछ इस तरीके के जो भी है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स है। ये जो इंटरकैलेटिंग एजेंट है दीज आर इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये इनहिबिटर्स हैं इसके, तो पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन के और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के ये क्या है, तो पर्टिकुलरली इनहिबिटर्स है, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। सो दिस इज अबाउट अ पर्टिकुलरली इंटरकैलेटिंग एजेंट। अब इंटरकैलेटिंग एजेंट के बाद जो नेक्स्ट है वो है पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो थर्ड है वो है पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर हम बात करते हैं कौन आते हैं, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज आती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज के अंदर चाहे फिर वो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो या फिर O3 हो, ओजोन हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मेन टारगेट जो होता है वो पर्टिकुलरली एक नाइट्रोजन बेस है, उस नाइट्रोजन बेस को हम नाम देते हैं दिस गोनिन। ये गोनिन है, उस गोनिन के ऊपर ही इस तरीके से जो भी है टारगेट है वो टारगेट करते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज ये गोनिन का स्ट्रक्चर है, तो ये जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का जो टारगेट ग्रुप है वो ये है। तो ये जो 8 नंबर का कार्बन है वो टारगेट ग्रुप है। नॉर्मली गोनिन किसके साथ पेयरिंग करता है, तो आप जानते हैं कि गोनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। लेकिन गोनिन के इस 8 नंबर पोजीशन के ऊपर अगर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाए और गोनिन है, गोनिन कन्वर्ट हो जाए 8 ऑक्सोगोनिन के अंदर, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गोनिन के ऊपर टारगेट करेंगे, तो 8 ऑक्सोगोनिन, तो गोनिन किसके साथ पेयर कर सकता है, तो गोनिन के अंदर एबिलिटी है, तो गोनिन दो तरीके के नाइट्रोजन बेसिस के अंदर पेयरिंग कर सकता है। गोनिन साइटोसिन के साथ में पेयरिंग कर सकता है, और गोनिन के अंदर एबिलिटी है कि गोनिन किसके साथ पेयरिंग कर सकता है, तो गोनिन एडेनिन। तो गोनिन नॉर्मली साइटोसिन के साथ करता है, लेकिन अगर 8 ऑक्सोगोनिन है तो 8 ऑक्सोगोनिन गोनिन के साथ और साइटोसिन के साथ में पेयरिंग, सॉरी एडेनिन और साइटोसिन के साथ कर सकता है। जैसे कि सपोज बात करें यहाँ पे 8 ऑक्सोगोनिन है, यहाँ पे 8 ऑक्सोगोनिन है, और 8 ऑक्सोगोनिन ने अगर सपोज हम बात करें कि यहाँ पे नॉर्मली उसने करनी चाहिए साइटोसिन के साथ, लेकिन अगर एडिनिन है उस एडिनिन के साथ में पेयरिंग कर ली तो क्या होगा। जैसे कि सपोज हम बात करते हैं कि गोनिन नॉर्मली पेयरिंग किसके साथ करता है, तो नॉर्मली गोनिन साइटोसिन के साथ करता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से वो अब पेयरिंग किसके साथ कर रहा है, एडिनिन। मतलब जो सीक्वेंस साइटोसिन की थी, कौन बाइंड होना चाहिए, तो गोनिन के सामने होना चाहिए था साइटोसिन। अब गोनिन के सामने कौन आया है, तो गोनिन के सामने आया हुआ एडिनिन। गोनिन के सामने कौन आ रहा है, एडिनिन। तो ऐसे म्यूटेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन म्यूटेशन कहलाएंगे कि ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहलाएंगे। ये कौन सा म्यूटेशन होगा, जब कोई पिरिमिडीन जो भी है, कोई पिरिमिडीन किससे रिप्लेस हो रहा है, तो किसी पिरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, तो ये म्यूटेशन कैसा होगा, तो ये म्यूटेशन होगा आपका ट्रांसवर्जन तरीके का। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरीके का म्यूटेशन कॉज करा सकते हैं, तो ट्रांसवर्जन तरीके का म्यूटेशन कॉज करा सकते हैं, क्योंकि 8 ऑक्सोगोनिन इज पेयर विद एडेनिन और साइटोसिन आल्सो। एडेनिन और साइटोसिन में से किसी के साथ में भी वो पेयरिंग कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बाद लास्ट वन है, दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एजेंट। लास्ट वन वाला है वो कौन सा है, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स है। और बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर कौन आते हैं, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं वायरस। और वायरसेस के अंदर भी कौन से वायरसेस है जो कि कॉज कराते हैं म्यूटेशन, वो होते हैं रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरसेस वो क्या करा सकते हैं, तो म्यूटेशंस को कॉज करा सकते हैं। कई सारे एग्जांपल्स है रेट्रो वायरसेस के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंड्यूस म्यूटेशंस। ये सभी बातें हमने इंड्यूस म्यूटेशंस के बारे में कही, हमने रेडिएशंस के बारे में डिस्कस किया, हमने केमिकल एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब वायरसेस के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि किसी एक लेक्चर के अंदर जब हम कैंसर को डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं।
अभी 11 बजे तुरंत विशाल सर का भी जो भी इम्यूनोलॉजी का लेक्चर है, तो आप लोग जो भी उसे भी अटेंड करिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के हम यहीं पे रुकते हैं। आप सभी लोगों का एनजी स्माइली का सवाल है कि सर इट इज हेल्प फॉर सीएसआर आल्सो। हाँ, म्यूटेशन टॉपिक सीएसआर के अंदर भी है, तो ये सीएसआर के लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज आज के लिए, जो भी आपके सपोर्ट के लिए, ऐसा ही आपका जो भी सपोर्ट है, सपोर्ट बना के रखिएगा, ठीक है। अभी 11 बजे जो भी है विशाल सर का लेक्चर है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। विशाल सर का जो भी है 11 बजे अब लेक्चर शुरू हो जाएगा, ठीक है गाइज। थैंक यू।